नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर 5 साल का सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको क्वेश्चन का बेसिक आइडिया हो जाए, ठीक, क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो उस मीन्स इस वीडियो सीरीज में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस मीन्स पोस्ट कर दिए हैं, जिनमें आपको पहला वीडियो में रफली आइडिया मिल जाएगा कि यूनिट में कैसा क्वेश्चंस पैटर्न है और जो फॉर्मूले वगैरह है यूनिट के और कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछते हैं। और आज जो है मीन्स क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 जिसमें 5 सेट ऑफ क्वेश्चन थे, तो उनमें से मैंने सारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था सारा डील कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया विथ ट्रिक विथ सॉल्यूशन। अब आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर 2018 मींस 2018 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो इस पेपर को अगर मैं एनालाइज जब मैंने किया तो मैंने पाया कि ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था 2018 में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से पूछा गया था। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अगर उस लेवल की नहीं है, फिर ये क्वेश्चन इंस्टेंटली एग्जाम हॉल में करना बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लेते हैं तो हमको बेसिक आइडिया पर लग जाता है कि हम क्वेश्चन सीबीएसई वाले किस टाइप से पूछते हैं, तो हम उस टाइप से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन जो है आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर जो 2018 में इन्होंने सीधा सीधा सेक्शन सी से सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। दैट मीन्स सी जो सेक्शन है वो 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में वो इस टाइप का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस क्यू 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 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करना फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू। सपोज कोई भी एक क्यू आप चूज कर सकते हैं जो कैपिटल क्यू है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखिए आमतौर पे जो होता है क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैसे तो सभी बच्चों को कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला पता होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में उनको पता नहीं होता कि फोर्स एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, और वो गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डील करते हैं 1A की रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्क्वायर है, सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में हमने चार्ज यहाँ पर प्लेस किया था क्यू क्यू, ये फिगर में शो किया था, ठीक है, क्यू क्यू, और स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, ठीक। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ स्क्वायर का ABCD, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि कोई भी एक कैपिटल क्यू में हमें फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ जो सी पॉइंट में जो मेरा चार्ज है, ठीक है, उसमें हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हम इस चार्ज पे सभी चार्जेस का फोर्स निकालेंगे। तो जब मैं पहला इस चार्ज का जो कैपिटल क्यू है जो कि ए पॉइंट में सिचुएटेड है उसके लिए जब मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा फोर्स, तो मुझे डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या कहता है भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, दोनों चार्ज क्यू क्यू, सपोज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। सो अब मुझे ये डिस्टेंस आर पता करना पड़ेगा। तो यहां पर सीधा मैं अगर डायगोनल खींच देता हूं, ठीक है, और इस डायगोनल का मींस डिस्टेंस अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट करता हूं तो ये आता है A√2, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट अस फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q एट पॉइंट C, ठीक है। तो सबसे पहला फोर्स ड्यू टू Q एट A ऑन Q एट C, सबसे पहला इस चार्ज के लिए मुझे मींस इस Q के लिए मुझे इसमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं निकालता हूं। तो मैं इसको नाम दे देता हूं F1, और ये किस तरफ डायरेक्टेड होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A√2 होल स्क्वायर,
ओके, और इसका डायरेक्शन अलोंग AC, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में फोर्स ड्यू टू चार्ज Q, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q एट B, इस चार्ज के लिए अब इसमें कितना फोर्स होगा, तो ये डिस्टेंस क्या है भाई साहब, A है। तो यहां पर जो F2, अगर मैं इसका नाम देता हूं F2, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। और ये अलोंग BC एक्ट कर रहा है, अलोंग BC, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू Q एट D में जो Q है उसके लिए भी फोर्स निकालना पड़ेगा, मैं उसका नाम देता हूं F3, तो वो भी क्या हो जाएगा 1/4πε0। ये डिस्टेंस क्या है भाई, A, तो चार्ज तो है Q और Q, क्योंकि इसमें जो चार्ज है Q, इसमें Q बाय R स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर, ठीक है, अलोंग DC, ओके। अब देखो, ये जो F2 है और F3 है, इन दोनों का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो भाई सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि ये तो अलोंग BC इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसके लिए जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों फोर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इन दोनों का F2 और F3 का अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालू, तो वो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सपोज मैं F2N F3 निकाल रहा हूं सपोज, ठीक है। तो F2N F3 मीन्स रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं इसका नाम देता हूं F2-3। इसका हमको फॉर्मूला पता है, जब आपस में दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 90, ओके। और इसका जो फॉर्म सॉल्यूशन निकला, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं यहाँ पर F मान सकता हूँ। सपोज मैंने दोनों का F2 एंड F3 आर इक्वल, तो मैं इसको F मान लेता हूँ। तो यहाँ पर F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90 इज 0, आई थिंक, तो 0। तो यहाँ पर बचता क्या, √2F स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है, रिजल्टेंट जो फोर्स है, √2F। और ये F क्या है, आइदर F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F, ठीक है, मीन्स इक्वल टू F। तो कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा रफ कर दिया। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है F2-3, उसका अगर आप √2 और F का अगर वैल्यू आप देखें तो वो क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो उसको मैं इस टाइप से भी अगर थोड़ा लिख सकता हूँ, 1/4πε0 √2 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो F2-3 का रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन F1 का तो मैग्नीट्यूड अलग है। तो F1 फोर्स को तो अब इस रिजल्टेंट फोर्स से ऐड करना पड़ेगा। तो F नेट, अगर मैं इसका नेट मान लेता हूं, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2-3, और F1 का वैल्यू अगर आपने लिखा है, मैंने तो रफ कर दिया है, वो शायद कुछ इस टाइप का था, फिगर से अगर पता लगे तो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और इसका जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 √2Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा मेरा 1/4πε0 Q में कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पर R स्क्वायर नहीं, आई थिंक इट विल बी A स्क्वायर, ये A स्क्वायर है ना, यस A स्क्वायर, गलत हो गया क्योंकि A है डिस्टेंस, तो A स्क्वायर। तो यहाँ पर Q अपॉन मैं A स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो बाहर आ जाएगा Q अपॉन 2 प्लस √2Q, ठीक है। तो ये जो है टोटल नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट C पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब
एक बात मैं यहाँ पर सॉल्व कर देना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर इस क्यू में पॉइंट निकाला था, सॉरी फोर्स निकाला था। अगर मुझे इस क्यू में अगर फोर्स निकालना है तो वो कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो उसका बिल्कुल इसी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। मीन्स एफ नेट जितना है उतना, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन अलोंग सी ए, क्योंकि ये तो ए है, ये सी था, तो डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में रहेगा, अलोंग सी ए, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नेट फोर्स हमने निकाल दिया। अब उसमें से बी पार्ट क्या पूछ रहा है? अब बी पार्ट फिर से क्वेश्चन देख लो। बी पार्ट पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताना है। तो ये बेसिकली जो चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, सॉरी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन एक साथ में पूछाएगा तो हम यहीं पर इसका डील कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर मेरे पास यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और तो सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, तो मैं इसका कहीं भी पोटेंशियल सपोज इस पॉइंट में पी पे निकालना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस पी में निकालने के लिए, और सपोज मेरे पास एक टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, सपोज ये प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, जो कि इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस में है, ठीक है। जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी इन्फिनिटी से इस पॉइंट में मूव करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इन जनरल जो वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है हमको पता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो वर्क होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, है कि नहीं। तो जो हमारा जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रल में लिखेंगे हम। तो इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट आर में, ठीक है, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये आर, ठीक है। तो जो वर्क डन है उसको मैं लिख सकता हूं इन्फिनिटी टू आर एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। अब सॉरी एफ डी एक्स, अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि जो एफ जो है वो क्या है, फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के मीन्स 1/4πε0, जो वैल्यू होता है दोनों चार्जेस क्यू और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो एफ डी एक्स है, एफ डॉट डी एक्स है, तो उसका मतलब क्या होता है कि एफ डी एक्स कॉस, और यहाँ पर जो ये लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री कॉस 180। तो जब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से जो फोर्स है वो ये है, तो माइनस ऑफ फोर्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वर्क डन का जो वैल्यू आ जाएगा, अगर मैं इंटीग्रल सॉल्व कर देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रल अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा माइनस के क्यू, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। तो इंटीग्रल में रहेगा क्या, इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और अगर हम 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x⁻²। तो अगर सिर्फ मैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx का इंटीग्रेट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आता है, माइनस ऑफ 1/x। और उसमें जब आप लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी टू आर, तो एक तो माइनस पहले ही है, तो वो रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। मेन जो यहाँ पर बात है वो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी दूसरे चार्ज के लिए उस पॉइंट में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम अगर मैं यू से लिखूं तो ये होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात है कि हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मान लेता हूं कि मेरे स्क्वायर में कहीं कोई चार्जेस है ही नहीं, सपोज, ठीक है। तो अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि सपोज मेरा ये जो पॉइंट है ए, सॉरी ये जो पॉइंट है ए, इसमें मैं इन्फिनिटी से चार्ज क्यू को पॉइंट ए तक ला रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक वर्क डन कर रहा हूं।
तो मैं सबसे पहले लिखूंगा वर्क डन टू ब्रिंग Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि तो अब मेरे पास ये चार्ज Q आ गया, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट में स्मॉल q चार्ज को ला रहा हूं, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग स्मॉल q एट B फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अब ये चार्ज यहां पर प्लेस होगा, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इसके लिए भी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा वर्क डन है, सपोज टू ब्रिंग चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या है k q अपॉन ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है a, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर इज a। तो अब अगर मैं मान लेता हूं कि मैं C पॉइंट में स्मॉल चार्ज Q को ला रहा हूं, ठीक है। तो इस C पॉइंट में जब मैं इस चार्ज को लाऊंगा तो इस चार्ज के लिए भी इफेक्ट आएगा, इस चार्ज के लिए भी इफेक्ट आएगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग Q एट C, तो ये क्या हो जाएगा K, सबसे पहले इसके लिए K Q अपॉन डिस्टेंस इज a√2, मीन्स इस चार्ज के लिए। अब इस चार्ज के लिए तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। और चौथा जो वर्क डन है, मीन्स यहां पर अगर मैं कैपिटल Q लाता हूं तो वर्क डन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी सपोज मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया। अच्छा, यहां पर मेरा कैपिटल Q था तो ये गड़बड़ हो गया, ये Q कैपिटल Q रहेगा और यहाँ पर स्मॉल q था एक्चुअली ओरिजिनल फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टर्म चेंज हो जाएगा, तो ये वर्क डन क्या रहेगा, क्योंकि इस Q के लिए तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a√2, ठीक है, C में। और दूसरा हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा k q अपॉन a। और अब अगर मैं वर्क डन टू ब्रिंग स्मॉल q एट D, तो वो निकालता हूं, तो ये क्या आ जाता है इसके लिए, देखिए सबसे पहले सपोज इस चार्ज के लिए, तो वो क्या आ जाएगा k q अपॉन a। फिर अगर मैं इस चार्ज के भी लिए निकालूं तो वो भी क्या आ जाएगा k q अपॉन a, तो k 2q अपॉन a प्लस k, अगर मैं इस चार्ज के लिए निकालूं तो ये क्या हो जाएगा k q स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा a√2, तो यहाँ पर a√2, ठीक है। अब सपोज मैं ये चारों फोर्सेस को, मीन्स वर्क डन को मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। W3 W4 W1 W2, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इन टोटल का सम होगा, ठीक है। W1 2 3 4, तो इन चारों का सम होगा। तो आप अगर सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा k q अपॉन a प्लस k q अपॉन a प्लस k q स्क्वायर अपॉन a√2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस k q स्क्वायर बाई a√2 प्लस k q अपॉन a, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। अब इसको अगर आप k तो आपको पता ही है k क्या है, 1/4πε0, ठीक है। अगर आप एलसीएम लोगे और k का वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दोगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आता है वो आता है 1/4πε0 a, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 4q प्लस q स्क्वायर अपॉन आई थिंक √2 प्लस कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन √2। तो ये जो है ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 2018 में, वो क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट है, ठीक है। मीन्स या तो आपको पहला वाला क्वेश्चन करना है या तो ये करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये है
तो क्वेश्चन है 3 point charges q minus 4q and 2q placed at vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in figure. Obtain expression for the magnitude of resultant electric force acting on charge small q. Means इस Q में हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। जबकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड इसके इक्वल होंगे और सभी एंगल जो है वो 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब देखो इसके बी में भी एक पार्ट पूछा गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए जो है उसमें हमको सॉल्व करना है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें Q है, इसमें -4Q और इसमें 2Q चार्जेस है, ठीक है। अब हमें इस Q में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस इस साइड मीन्स L, तो तीनों साइड L हो जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इस चार्ज Q में मीन्स पॉइंट A में ये A, ये B, ये C, ठीक है। अब देखो अगर हमें इस चार्ज में हमें सपोज 4Q -4Q चार्ज के लिए फोर्स निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू -4Q, ओके ओके, या तो 4Q कह लो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे फोर्स का। तो फोर्स का जो मीन्स फोर्स क्या है मॉड में निकाले, फोर्स क्या होता है 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, तो एक होता है 4Q² अपॉन डिस्टेंस इज L², ठीक है। तो ये फोर्स किस तरफ आएगा अलोंग AB, ओके। दूसरा जो है इस चार्ज के लिए इस पे कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 2Q। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या है F, सपोज ये भी हम लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू जो आता है 1/4πε0 2Q इंटू Q, सो इट विल बी 2Q² अपॉन L², ओके ओके। अब देखो ये जो फोर्स है ये एक्ट किस तरफ कर रहा है अलोंग CA, ओके। दैट मीन्स हम फिगर को इस तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो CA पार्ट है इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल पे हमारा फोर्स डिपेंड करेगा। तो ये एंगल क्या होता है कि ये एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, ओके ओके। सो जो इंटरनल दो एंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर भी सपोज मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल है 120 डिग्री का, तो ये अगर मैं मान लेता हूँ कि F1 फोर्स है, ये मान लेता हूँ तो F2 फोर्स है। तो यहाँ पर क्या है कि F1 एंड F2 आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने उसका एक्सप्रेशन लिखा था। तो ये होता है F1² प्लस F2² 2F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो है 120 डिग्री, ठीक है बेटे। अब कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 180 डिग्री अगर आपको रफली निकालना है तो आप निकाल सकते हो। उसको मैं लिख सकता हूँ 120, इट इज 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। तो ये जो 120 है इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60। तो कॉस 180 माइनस 60 मतलब क्या होता है, कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस 60, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कॉस यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो शायद cos 60 का जो वैल्यू -1/2, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा f1² प्लस f2² +2 f1 f2 इंटू -12, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट जो फोर्स आ गया वो क्या आ जाएगा, f1² प्लस f2² माइनस f1 f2, ठीक है। अब f1 का वैल्यू आपको पता है कि f1², सॉरी, तो f1 और f2 का अगर हमको वैल्यू पता है, वो आप f1 का होता है 1/4πε0 4q² और f2 का होता है 1/4πε0 2q² तो मैं यहाँ से 1/4πε0 q²/L² कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर बचेगा क्या, √16, क्योंकि 4q² था तो 4 बच जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर 2 का होता है 4, ठीक है, माइनस f1 इंटू f2, तो एक होता है 4 टू द 8, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा 1/4πε0, 16 माइनस 8 इज 8 एंड 8 प्लस 4 इज 12 आई थिंक है, तो 2√3, तो 1/4πε0 2√3 q²/L², तो ये जो है ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है। मीन्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 1/4πε0 2√3 q²/L², ठीक है। अब दूसरा इसमें बी पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो भाई, वर्क डन जो होता है वही क्या होता है, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। तो यहाँ पर मैं सीधा कह सकता हूँ कि नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वो क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। यही है ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो नेट होता है वही वर्क डन होता है, ठीक है। क्योंकि वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो जब हम वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस करते थे तो वो भी क्या था, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 1/4πε0, ठीक है, L, सॉरी, मीन्स अगर मेरे पास दो चार्जेस है तो आपको समझाया था, अगर मेरे पास यहाँ पर एक Q1 यहाँ पर एक Q2 दो चार्जेस, तो इस सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, अगर डिस्टेंस x में खड़े तो क्या होता है Q1 Q2/x, ये होता है। तो यहाँ पर जो ये जो सिस्टम है इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मेरा एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, U = 1/4πε0, मैं L कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि L इज द डिस्टेंस, तो L। अब देखो, पहले मान लेते इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू -4Q, ठीक है, प्लस Q इंटू 2Q, ओके, इन दोनों के बीच में, प्लस -4Q इंटू 2Q, ठीक है, -4Q इंटू 2Q। अब देखो जो U होता है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर L रहेगा, ठीक है, तो 1/4πε0 L, और इसका जो वैल्यू आएगा तो ये क्या आ जाएगा भाई, -4Q² 2Q² -8Q², ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट जो है 8 और -4 मिला के -12 + 10, तो -10, तो U = आ जाएगा 1/4πε0 L -10Q², ठीक है। तो ये जो U है मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन का वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमने हैं दिस 2018 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो सेक्शन C से पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा क्वेश्चन तो ट्रिकी है लेकिन इतना मीन्स टफ नहीं है, क्योंकि दोनों एक टाइप के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने दोनों के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकाला है, दोनों क्वेश्चन के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला है, ठीक है। अब देखते हैं जो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है सेक्शन ई से, इसी टॉपिक में, जो कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है, तो मैं वहां से आपको दिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन, मैं सीधा सॉल्यूशन लिख दूंगा, ठीक। अब कह रहा है 24A, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। A point charge small q is at distance of d/2 directly above the center of the square of side d as shown in the figure. मीन्स सपोज ये स्क्वायर है तो इसके नॉर्मल की तरफ सपोज इस डायरेक्शन में कोई एक पॉइंट चार्ज हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। जो स्क्वायर का चारों तरफ है वो साइड वो डी है, ठीक है। तो हमको गॉस लॉ से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर वो निकालना है, ठीक है। मीन्स ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस डी, ये जो पॉइंट चार्ज है इसको अगर हम डी डिस्टेंस में मूव कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, अगर हम स्क्वायर का साइड को डबल करते हैं तो एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इफेक्टेड। अगर ये जो पॉइंट चार्ज अब d/2 डिस्टेंस में, अगर इसको d डिस्टेंस में प्लेस करते हैं और जो स्क्वायर का जो साइड है उसको हम डबल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंजेस आएगा वो बताना है, और वो चेंजेस क्यों आएगा वो भी बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24A, तो सबसे पहले इसने पूछा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज through a given area held inside electric field, okay, is the measure of total number of electric lines of force passing normally through that area, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल थ्रू दैट एरिया। मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया से नॉर्मली जो लाइन पास होते हैं, ठीक है, उन सब लाइन को जो कि नॉर्मली पास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मींस सपोज मेरे पास कोई एक मान लेता हूं मैं, सपोज ये कोई प्लेन है सपोज, तो इससे जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, सपोज इस डायरेक्शन में लाइंस फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस मींस इस सरफेस के नॉर्मली पास होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि सपोज ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, तो जो अगर मैं प्लेन बनाता हूं, सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है और ये मेरा नॉर्मल का डायरेक्शन है, ठीक है, सपोज ये एन कैप नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने थीटा बना दिया, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ई कॉस थीटा है कि नहीं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए मीन्स ट्रिगोनोमेट्री लगाए तो ई कॉस थीटा। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, मीन्स स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या होता है, ई कॉस थीटा इंटू डेल एस। डेल एस मीन्स क्या, इसका स्मॉल सरफेस, ठीक है। अब मगर अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं।
सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई कॉस थीटा डेल एस ds, तो ये ई डी एस, ठीक है। और अगर मैं अच्छे तरीके से कहूं तो फाई ई इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं उन फील्ड लाइंस का टोटल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, ठीक है, जो कि नॉर्मली पास करते हैं उस एरिया से, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको ये पूरा लिखना है 1 मार्क के लिए, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या लिख देते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डेल एस, ये गलत है, मतलब ऐसा डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट इसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर और वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब इसके न्यूमेरिकल पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल एक उसने पूछा है। तो अब जो न्यूमेरिकल पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कोई हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल ऊपर की तरफ प्लेस है, कहीं d/2 डिस्टेंस में। तो मैं मान लेता हूं सेंटर से ऊपर प्लेस, सपोज ये डिस्टेंस, यहां पर एक चार्ज है जो कि डिस्टेंस है d/2, ठीक है, d/2 डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है, एट d/2 डिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉस लॉ यूज करके उस स्क्वायर से कितना मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ज है ये सिर्फ इसके मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस किया गया है, ठीक है, d/2 डिस्टेंस में। अगर मैं इस स्क्वायर को सपोज मैं क्यूब बना देता हूं ताकि चार्ज मेरा सेंटर में आ जाए, तो चार्ज जो सेंटर में आ जाएगा, तो सपोज मैं यहां पर इसको क्यूब बना रहा हूं सपोज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यूब अच्छा नहीं हुआ है फिगर, मैं फिर से बना देता हूं। तो अब जनरली ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्चुअली हमारे पास ये स्क्वायर था मान लीजिए, ठीक है, इसके किसी अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास एक चार्ज था d/2 डिस्टेंस में, ये है मेन फिगर d, जो कि साइड ऑफ d है। लेकिन जब मैंने इसको एक आर्टिफिशियल क्यूब बना दिया है और चार्ज मेरे क्यूब के बीच सेंटर में आ गया है, ठीक है, अब जो फ्लक्स जो होगा वो सभी 6 सरफेसेस जो है इस क्यूब के उससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इस चार्ज के लिए इस स्क्वायर में सिर्फ वो निकालना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई शुड इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स, हमें पता है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो चार्ज है ये फ्लक्स सभी सरफेसेस से इक्वली प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स क्या, अगर मैं सिर्फ इस स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो टोटल फ्लक्स है पूरे क्यूब से। अगर मैं सिर्फ इस स्क्वायर को कंसीडर करूं तो जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 1/6 टाइम्स, क्योंकि Q/ε0, क्योंकि टोटल फ्लक्स मेरा Q/ε0 है, वो 6 फेसेस से इक्वली जा रहा है। तो मैं सिर्फ अगर एक फेज का, मतलब ये स्क्वायर क्या है मेरा एक फेज है, तो एक फेज का अगर निकालू तो 1/6 टाइम्स हो जाएगा इंटू Q/ε0। तो यही जो इसका फर्स्ट का आंसर है कि फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर इज 1/6 टाइम्स Q/ε0, ठीक है। अब बी वाले पार्ट में इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज को
यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और हर एक साइड को हम डबल कर देते हैं स्क्वायर इस क्यूब का, ठीक है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो किस टाइप से इफेक्टेड होगा, ठीक है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि अगर हम इस क्यू को यहां पर सपोज शिफ्ट कर देते हैं और जो साइड ऑफ द स्क्वायर है उसको बढ़ा देते हैं, मीन्स क्यूब के लिए नहीं स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो जनरली हमको पता है कि व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले पे अगर हम साइज इंक्रीज करें, मीन्स डी को अगर कहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इससे कहीं पे इस फॉर्मूले पे कहीं पे भी डी नहीं है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज भी करें, मीन्स स्क्वायर थोड़ा बड़ा कर दे, डबल कर दे, 2D कर दे साइड, ये 2D साइड कर दे, और जो ये नॉर्मल क्यू था इसको हमने सपोज डी डिस्टेंस में प्लेस किया अब, तो फ्लक्स का क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर कहीं भी डी नहीं है, मतलब डी पे कहीं भी ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स व्हाट, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि इफ द चार्ज इज मूव टू ए डिस्टेंस डी एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, ओके, द क्यू विल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव ए साइड 2D, बट जो टोटल चार्ज जो है वो तो सेम ही है, क्यू ही है चार्ज, क्योंकि हमारा जो क्यू चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज ही है, मेरा क्यू ही है इसमें भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि साइड पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा पहले केस में था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विल रिमेन द सेम, हेंस टोटल फ्लक्स विल रिमेन सेम एज बिफोर और अबव, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, क्योंकि अगर हम सरफेस मींस एरिया अगर लेंथ अगर बढ़ा भी देते हैं, हमारा पॉइंट चार्ज में कोई चेंज, चार्ज तो क्यू ही है, ठीक है। तो फ्लक्स मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, सिर्फ क्यू पे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, कहीं डी वो कुछ नहीं है इसमें। दैट मीन्स व्हाट, फ्लक्स मेरा एज यूजुअल सेम ही रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो ये 24A 24B जो 5 मार्क का सेक्शन ई से क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी 24 क्वेश्चन में इन्होंने और पार्ट भी पूछा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही है, मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, वो क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि यूज गॉस लॉ टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन ऑफ द चार्ज, और सी में पूछा है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि गॉस लॉ से हमें क्या करना है, कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है, ठीक है, उसके कारण एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। जिस लाइन का सरफेस मींस लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी, सरफेस नहीं है, लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। दूसरे में पूछ रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, मींस जो r है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेरिएशन किस टाइप का, तो वो ग्राफ बनाना है। तो एक्चुअली इसमें इन दोनों क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले परफेक्ट फिगर बनाना पड़ेगा, डेराइव करना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन मेरा इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 24A सबसे पहले डील करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जिसका मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसके लिए मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक थीन लॉन्ग स्ट्रेट वायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये एक मेरा थीन लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ओके, ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है मींस जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा CM इनवर्स, ठीक है। अब देखो जो लाइन चार्ज जो होता है ना, उसका जो फील्ड जो है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि द बाय सिमेट्री द फील्ड E ऑफ द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो सेम होता है एट ऑल पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज, मींस इक्विडिस्टेंस, ऑल पॉइंट एट ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज की मैग्नीट्यूड हर एक
पॉइंट में, जो कि लाइन चार्ज से इक्वल पॉइंट में इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होता है। ठीक है, तो हमें फील्ड जो है ना वो डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस आर में, ठीक है, फ्रॉम द लाइन चार्ज हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका रेडियस क्या हो, आर हो, और लेंथ क्या हो, एल हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। सपोज ये मेरा एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो है लेंथ क्या है, एल है, मैं मान लेता हूं, और रेडियस क्या है, आर। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये सिलेंडर कंसीडर करता हूं, ठीक है, अगर मैं सिलेंडर कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो इसके 3 सरफेस एरिया, एक तो कार्व सरफेस एरिया मैं मान लेता हूं, सपोज ये S1, ठीक है, और 2 फ्लैट सर्कुलर एंड्स है, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं S2, इसको मैं मान लेता हूं S3। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये ई का डायरेक्शन है कि नहीं, ये ई का डायरेक्शन है फील्ड का। ठीक है, ठीक है, तो अब एक बात देखो, अगर मैं यहां पर कर्व सरफेस एरिया पे एक मैं स्मॉल सरफेस कंसीडर करता हूं, तो स्मॉल सरफेस एरिया हमेशा हम डी से लिखते हैं, DS1, और यहां पर भी अगर फ्लैट सरफेस एरिया में मैं एक स्मॉल सरफेस कंसीडर करता हूं तो इसका नाम मैं दे सकता हूं DS3। अगर यहां पर मैं एक स्मॉल सरफेस कंसीडर करता हूं तो उसका नाम मैं दे सकता हूं DS2। ठीक है, अब एक चीज आप देख लो कि जो DS1 जो है ना, DS1 जो सरफेस है ना, वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये इस तरफ डायरेक्टेड है। लेकिन जो DS2 है वो क्या है, DS2 इज परपेंडिकुलर टू E, क्योंकि DS2 इस डायरेक्शन में और E इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड DS3 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू E, है कि नहीं। तो अगर हम अब फ्लक्स कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है ना भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्योंकि जब हम फ्लक्स निकालेंगे तभी, जब उसको हम फिर से गॉस लॉ के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। एक्चुअली तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन यहां पर हमें फ्लक्स निकालना है सबसे पहले। तो जब भी हम फ्लक्स निकालने जाएंगे तो हमारा जो ये जो DS2 और DS3 है ना, इनके लिए हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि मेरा जो टोटल फ्लक्स जो होता है, ठीक है, फाई ऑफ E, वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS। मैं टोटल की बात कर रहा हूं, तो ये E डॉट DS किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1। अगर मैं S1 सरफेस की बात करता हूं तो E DS1, ठीक है, प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ, अगर मैं S2 की बात करता हूं तो E DS2, ठीक है, प्लस अगर मैं सरफेस इंटीग्रल की बात करता हूं S3 तो E डॉट S3 DS3, है कि नहीं। अब देखो E डॉट DS मतलब क्या होता है, E DS1 कॉस, और यहां पर क्योंकि DS जो है वो पैरेलल है E से, तो कॉस एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है कि नहीं। यहां पर S1 इंटीग्रल ऑफ S1, सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, EDS मीन्स S2 EDS2 cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये इसलिए ये टर्म 0। और यहां पर जो होता है ये S3, तो ये EDS cos 90, EDS3 cos 90। ठीक है, तो ये टर्म भी 0। तो अब जो रिमेनिंग फ्लक्स जो बचता है वो क्या बचता है, यही बचता है। तो ये फिगर मैंने रफ कर दिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो रिमेनिंग जो फ्लक्स मेरा बच रहा है वो किस सरफेस के लिए, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, S1 EDS, ठीक है, DS1। ठीक है, ठीक है, अब देखो E तो मेरा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS1, ठीक है ना, क्योंकि DS1 जो था वो स्मॉल सरफेस एरिया मीन स्मॉल कंपोनेंट ऑफ, हमने कार्व सरफेस एरिया लिया था, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ CSA है ना, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ CSA ऑफ द सिलेंडर। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा, है कि नहीं। और टोटल कार्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई RL,
क्या होता है, पाई आर एल, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये हो गया टोटल फ्लक्स। तो यहां से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, हमें गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो भाई गॉस लॉ क्या होता है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज Q इक्वल टू, अब देखो क्योंकि ये जो लाइन था ना, इसमें जो मैंने बोला था कि लाइन का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है, लेमडा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लेमडा जो है, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल है। तो मेरे पास क्यू क्या आ जाएगा, लेमडा एल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं चार्ज जो एनक्लोज हो रहा है इस गॉसियन सरफेस से वो क्या है, लेमडा एल, ठीक है, ठीक है। अब मैं गॉस लॉ यूज करता हूं, गॉस थ्योरम बाई गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम मेरे को क्या बताता है, फाई इक्वल टू मतलब फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स enclosed through a Gaussian surface is what, 1 upon epsilon naught times चार्ज Q। तो चार्ज क्या है हमारा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फ्लक्स है, यहां भी फ्लक्स है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। तो यहां पर मैं इक्वेट कर देता हूं। तो फ्लक्स ये तो हो गया E इंटू 2 पाई आर एल, और यहां पर क्या है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आर एल, ठीक है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या पूछ रहा, बी पार्ट में पूछ रहा कि जो हमें ग्राफ बताना है, मींस वेरिएशन ऑफ E विथ R, वेरिएशन ऑफ दिस E विथ R, ठीक है। तो मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला से पता है कि अब मैं यहां से लिखता हूं E इक्वल टू क्या है, लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो भाई साहब आप सीधा सीधा बता सकते हो ना कि वेरिएशन क्या है, क्योंकि जब मैं R को बढ़ाऊंगा तो E मेरा क्या रहेगा, घटेगा। मींस E और R क्या है, इनवर्सली है एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना है इन दोनों में, अगर ग्राफ पूछा है उसने, तो अगर मैं मान लेता हूँ ये E का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मेरा R है, ठीक है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा रहेगा, ये ग्राफ रहेगा, क्योंकि जब मेरा मान लो R मेरा बहुत ज्यादा है तो उस केस में मेरा E क्या है, बहुत कम। और जब मेरा मान लेता हूं R मेरा कम है तो E मेरा क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, E when value of E increases R will be decreased, ओके। अब देखो सी पार्ट में क्या पूछ रहा, अब सी में क्या पूछ रहा, सी में पूछ रहा कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q फ्रॉम R1 टू R2। आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली वर्क डन का पता है कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, अगर मैं कहता हूं dr, तो dw अगर है, मीन्स कोई भी चार्ज को अगर हम स्मॉल डिस्टेंस से मूव करा रहे हैं dr से, तो dw इक्वल टू क्या होता है, f डॉट dr, ठीक है। और f का वैल्यू आपको अगर पता नहीं है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बताता हूँ, उसका रिलेशन है f इक्वल टू QV। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ QV डॉट dr, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और वो r के आपस में पैरेलल है, तो QV dr cos 0, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, QV dr, ठीक है। तो dw का जो वैल्यू था वो क्या है, QV dr, ठीक है। अब लाइन चार्ज के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है एबव से, वो क्या है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो इसको आप पुट कर दीजिए यहां पर। तो dw का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहां पर एक है dr, ठीक है। अब मुझे वर्क डन कहां से कहां मैं मूव करा रहा हूं, R1 टू R2 से मूव करा रहा हूं, है कि नहीं, R1 से R2 तक मूव करा रहा हूं। तो मैं W को इंटीग्रेट कर दूंगा R1
टू R2, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R1 टू R2 मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dr, ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, W, और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मेरा बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। अब इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, R1 टू R2 1 अपॉन R dr, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ इन जनरल dx अपॉन x अगर मैं लिखूं तो इसका वैल्यू क्या होता है, log x, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन R है मीन्स log r, तो इसका जो टोटल वैल्यू आ जाएगा अब वो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ R1 R2 dr बाई r इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज log r। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log r, और लिमिट यहाँ पर क्या है, R1 टू R2, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और log का प्रॉपर्टी है, मैं अगर लगा दूं यहाँ पर log R2 माइनस log R1, और अच्छे से अगर हम और एक log का जो प्रॉपर्टी है उसका अगर यूज कर ले तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वर्क डन वो आ जाएगा लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log विद बेस ई R2 बाई R1, ठीक है। तो ये जो है ये वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम R1 टू R2 वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2, सॉरी R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। कंडीशन भी आ गया, तो फाइनल आंसर यही था सी वाला, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पेपर में 2018 में थोड़ा उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से पूछा है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा है, तो हमने पूरा इसको सॉल्व कर दिया। आगे हम 2017 वाला देखेंगे, 16 वाला देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।